गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 यूपी बोर्ड के बच्चे ध्यान दें। आज हम हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के संदर्भ में अपने अगले वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे इटली के एकीकरण की। यूरोप के राष्ट्रवाद के संदर्भ में इटली का एकीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है और इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप के राष्ट्रवाद को एक नवीन दिशा दी और यूरोप में राष्ट्रवादी शक्तियों में एक नवीन शक्ति का संचार हुआ। बात करते हैं इटली के एकीकरण की। तो इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी इन तीन महान नेताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बात करते हैं मेजनी की। तो मेजनी का जन्म सन 1807 में जिनेवा नगर में हुआ था और मेजनी ने गुप्त संगठन कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण की थी। अपने राष्ट्रवाद के अभियान के अंतर्गत मेजनी ने सर्वप्रथम 1831 में मार्सेई में यंग इटली और 1834 में बर्न में यंग यूरोप नामक क्रांतिकारी गुप्त संगठन बनाए। मेजनी का मानना था कि राष्ट्र मनुष्य की इच्छा नहीं है बल्कि यह ईश्वर की इच्छा है और मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई सर्वप्रथम प्राथमिक इकाई है। मेजनी के इन विचारों के कारण ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिख या ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने मेजनी को सामाजिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। बात करते हैं इटली के एकीकरण में आने वाली प्रमुख बाधाओं की। इटली के एकीकरण के अंतर्गत बहुत सारी बाधाएं तत्कालीन समय में आई, जिन्हें हम मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांट सकते हैं। जो सबसे पहली बाधा थी वो थी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास रहा था। यानी इटली राजनीतिक शक्ति के रूप में कभी भी लंबे समय तक एकीकृत नहीं रह पाया और उसमें लगातार उसकी राजनीतिक शक्ति के विखंडन में लगातार उतार और चढ़ाव आते रहे और इटली में बड़े लंबे समय तक कोई केंद्रीय राजनीतिक सत्ता नहीं थी जो पूरे इटली को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में एकीकृत कर सकती। दूसरा कारण विदेशी शक्तियों का आधिपत्य था। इटली के एकीकरण में आने वाली जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बाधा थी वो थी कि इटली में विदेशी शक्तियां पूरी तरह से हावी थीं। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड जैसे शक्तिशाली राष्ट्र अपने आप में इटली में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए परस्पर संघर्षरत थे। बात करते हैं इटली के एकीकरण में आने वाली तीसरी बाधा की। तो इटली के एकीकरण में आने वाली जो सबसे बड़ी तीसरी बाधा थी वो थी पोप का शासन। पोप जो कि ईसाई जगत में सर्वोच्च स्थान रखता है और पोप का शासन रोम में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ ही साथ पोप धार्मिक रूप से शक्तिशाली होते हुए राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में तत्कालीन समय में विद्यमान था। इसलिए पोप की शक्ति को चुनौती देना एक बहुत बड़ी समस्या थी और यह समस्या इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधा बनकर के सामने आई। बात करते हैं वियना कांग्रेस की। वियना कांग्रेस इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधा थी। वियना कांग्रेस के अंतर्गत
नेपोलियन द्वारा अर्जित किए गए फ्रांस के नवीन इलाकों को पुनः स्वतंत्र कर दिया गया और बूर्बो वंश की सत्ता को फिर से बहाल किया गया, जो कि एक परंपरावादी राजतंत्रीय व्यवस्था थी। और वियना कांग्रेस की इस गतिविधि के कारण इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया नेपोलियन के समय में प्रारंभ हुई, उसे काफ़ी धक्का लगा और एक बार पुनः इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जो वियना कांग्रेस थी, वियना कांग्रेस ने अपने आप में इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न की थी। बात करते हैं इटली के एकीकरण में आने वाली अंतिम बाधा की। तो इटली के एकीकरण में जो आखिरी बाधा थी वो थी इटली के अनुदारवादी शासक। इटली के शासकों का जो अनुदारवादी रवैया था, उसने इटली की जनता को पूरी तरह से हताश कर दिया। राष्ट्रवाद की स्थापना के संदर्भ में, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में जो शासकों का अनुदारवादी रवैया था, उस रवैये के कारण जो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया थी वो कहीं न कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित होती रही। तो इस प्रकार इटली के एकीकरण में तत्कालीन समय में अनेक बाधाएं सामने आईं, परंतु मेजनी, कानून और गेरिबाल्डी जैसे योग्य नेतृत्व के चलते इटली की एकीकरण की प्रक्रिया अनेक बाधाओं के बावजूद अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही और अंततः इटली एक शक्तिशाली यूरोपीय राष्ट्र के रूप में, राष्ट्रवादी विचारधारा के रूप में पुष्पित और पल्लवित हुआ।